हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन आंसर आपकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैंने पेपर से इस क्वेश्चन को कलेक्ट करके ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड डेबिट एंट्रीज दैट बिजनेस यूज टू internally audit their double entry accounting system. The goal is confirm that the sum of all debits equal to the sum of all credits and identify whether any entries have been recorded in the wrong accounts. Okay. The trial balance is a list of all the accounts companies use with the balance in debit and credit columns. There are three types of trial balance: the unadjusted trial balance, the adjusted trial balance, and the post closing trial balance. All three have exactly the same format. जो ट्रायल बैलेंस होता है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस संतुलन क्रेडिट प्रविष्टियों और डेबिट प्रविष्टियों की एक सूची होती है, यानी कि जो डेबिट एंट्री होती है और क्रेडिट साइड की जो एंट्री होती है, उन दोनों साइड का ये एक फॉर्मेट होता है जो व्यवसाय के आंतरिक रूप में अपनी दोहरी लेखा प्रणाली का ऑडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने डबल एंट्री सिस्टम में इसको ऑडिट के रूप में इसका यूज़ करता है। और इसका लक्ष्य ये होता है, ये पुष्टि करना होता है कि ये जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो एंट्री है उसका जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, उसका योग जो है वो बराबर आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो जितनी भी एंट्रीज है, जो क्रेडिट साइड की है और जो डेबिट साइड की है, उन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, उनका जो योग है वो बराबर आना चाहिए। और बिजनेसमैन जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर इसका यूज़ करता है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। ऑडिट करने के लिए इसका उपयोग करता है और उसका लक्ष्य ये पुष्टि करना होता है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, इक्वल हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस उन सभी खातों की एक सूची होती है जिनका उपयोग कंपनी डेबिट और क्रेडिट कॉलम में शेष राशि के साथ करती है। ट्रायल बैलेंस तीन प्रकार के होते हैं: अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे ट्रायल बैलेंस होते हैं: अनएडजस्टेड, एडजस्टेड और पोस्ट क्लोजिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और ये क्यों बनाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो डेबिट एंट्रीज होती है और जो क्रेडिट एंट्रीज होती है वो इन सब का एक फॉर्मेट होता है, उन सब की सूची होती है। और जो व्यवसाय आंतरिक रूप में अपनी दोहरा लेखा प्रणाली में, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में ऑडिट करने के लिए इसका यूज़ करता है। और उनका लक्ष्य ये पुष्टि करना होता है कि जो सभी डेबिट और क्रेडिट साइड है वो उन दोनों का जो योग है, टोटल है, वो बराबर है, ठीक है। ये पता करना होता है। अगर ये दोनों साइड टोटल, जो डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल है वो दोनों साइड इक्वल नहीं आता है, तो ये मान लिया जाता है कि कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस उन सभी खातों की एक सूची होती है जिनका उपयोग कंपनी डेबिट और क्रेडिट कॉलम में शेष राशि के साथ करती है। ट्रायल बैलेंस तीन तरह के होते हैं: अनएडजस्टेड, एडजस्टेड एंड पोस्ट क्लोजिंग, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग रखने का क्या उद्देश्य होता है, शाखा खाता रखने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूड डिटरमाइनिंग अ कंपनीज ब्रांचेज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड एसेट एंड लाइबिलिटीज। इट ऑप्टिमाइज ट्रांसपेरेंसी एंड रियलाइज द ब्रांच फाइनेंशियल पोजीशंस। जो ब्रांच अकाउंटिंग होता है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसको रखने का मुख्य उद्देश्य ही होता है कंपनी का कि उसमें जो राजस्व उसके कितने हैं, यानी कि कितनी उसकी रेवेन्यू है और कितना उसका एक्सपेंडिचर, इसका वो पता लगा सके। उसकी संपत्ति कितनी है और उसकी देनदारियाँ, यानी कि एसेट कितना है उसके पास और लायबिलिटी उसके पे कितनी है, इन चीज़ों का वो पता लगा सके, ठीक है। इसका निर्धारण करना शामिल होता है इसके उद्देश्य में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ब्रांच अकाउंटिंग है उसको रखने का मेन पर्पज ये होता है कि ये निर्धारण करना होता है कि जो कंपनी के राजस्व है, यानी कि रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, उन दोनों का बैलेंस ठीक है, और जितनी एसेट है और जितनी लायबिलिटी है उन दोनों का बैलेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है।
यह पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है और शाखा के वित्तीय पोजीशन को बताता है कि जो ब्रांच है, ब्रांच अकाउंट है, उसका वित्तीय फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये हमको ब्रांच अकाउंटिंग बताता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी और रेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि रॉयल्टी क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे मैं ओरली बता रही हूँ आपको कि रेंट क्या होता है। तो रेंट वो होता है कि हमारे पास कोई संपत्ति है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी एसेट है हमारे पास। अगर हम उसका यूज़ दूसरे पर्सन को देते हैं उस एसेट को कि लो तुम यूज़ करो, उसका यूज़ दूसरे के लिए देते हैं, तो अगर हम अपनी संपत्ति किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करते हैं, उसके बदले में वो पर्सन हमें कुछ कंसिडरेशन देता है, उसको हम रेंट कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिल्डिंग बनवाई और बिल्डिंग को किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे दिया और मैंने एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया कि ये बिल्डिंग आप यूज़ करेंगे, पर मंथ, पर ईयर या पर वीक आप मुझे इतना अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम कहते हैं रेंट। ओके, आइए इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ द कंसिडरेशन पेबल टू द ओनर और अ टेंजिबल एसेट फॉर इट्स यूज़, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। यह एक अमूर्त संपत्ति के मालिक को इसके यूज़ करने के लिए देय प्रतिफल होता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये मालिक को दिया जाता है, यानी कि जो एसेट यूज़ किया था उसके बदले मालिक को कुछ कंसिडरेशन पे किया जाता है। ये भूमि, भवन, मशीनरी, इन सब के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा हमारा, इट इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पीरियड, पर ईयर, पर मंथ, पर डे। यानी कि जो रेंट होता है वो किसी सर्टेन पीरियड के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। यानी जब आप अपना एसेट किसी को देते हो रेंट पे, तो आप बोलते हो कि पर ईयर इस एसेट के बदले मुझे पर ईयर आप इतना अमाउंट पे करेंगे, या फिर पर मंथ आप मुझे इतना अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो ये पर ईयर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है और पर डे भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक पीरियड फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा, द पेमेंट ऑफ रेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो रेंट का पेमेंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे आप किसी को अपना बिल्डिंग देते हो रेंट पे, तो आप बोल देते हो कि हमको 10,000 पर मंथ इस बिल्डिंग का चाहिए। ठीक है, तो आपने अमाउंट एक फिक्स कर दिया। ठीक। फोर्थ पॉइंट हमारा, इन केस ऑफ रेंट देयर इज नो क्लॉज ऑफ मिनिमम पेमेंट। रेंट के केस में मिनिमम क्लॉज का कोई क्लॉज नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि रेंट क्या होता है। ओके, अब देखते हैं रॉयल्टी क्या होती है। इट इज अ कंसिडरेशन पेबल टू ओनर और टेंजिबल इन और इनटेंजिबल एसेट फॉर द यूज़ ऑफ स्पेशल राइट। जो रॉयल्टी होती है वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है, यानी कि मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। टेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंजिबल मतलब वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, और इनटेंजिबल जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका भी एग्जिस्टेंस होता है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या करता है, इट इज़ कंसिडरेशन पेबल टू ओनर ऑफ द टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट फॉर द यूज़ ऑफ इट्स स्पेशल राइट। यह एक मूर्त या अमूर्त संपत्ति के मालिक को उसके विशेष अधिकार के उपयोग के लिए देय प्रतिफल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा, इट इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड कैलकुलेटेड ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली। इसका भुगतान जो होता है वो उत्पादन या बिक्री के आधार पर किया जाता है। इसकी गणना वार्षिक या अर्धवार्षिक की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये रेंट की तरह नहीं होता है कि आप पर मंथ एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया, आप उसको देना ही देना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ये होता है कि अगर आपका सेलिंग हो रहा है, अगर आपका सेल हो रहा है तो ही आप उसके बदले उसको अमाउंट पे करोगे, वरना आप नहीं करोगे। तो ये सेल के बेसिस पे होता है, बिक्री के आधार पे होता है, और इसकी जो गणना होती है वो वार्षिक या अर्धवार्षिक हो सकती है। ठीक है, रेंट में क्या होता है कि अगर आप किसी से बिल्डिंग लिए हो रेंट पे काम करने के लिए, और आप उसमें काम करो या ना करो, लेकिन आपने बिल्डिंग ले रखी है, तो आपको उसमें प्रोडक्शन करने या ना करने से कोई मतलब नहीं है, आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन रॉयल्टी में क्या होता है कि अगर आपने किसी से संपत्ति ली है, उसका अधिकार लिया है, तो उसके बदले आपको अगर सेलिंग होती है तो ही आप अपने ओनर को पे करोगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा, इन केस ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट देयर इज क्लॉज ऑफ मेकिंग मिनिमम पेमेंट। बिक्री या उत्पादन के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान अलग अलग होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपकी इतनी बिक्री होती है तो इसके बदले आप मुझे इतना पेमेंट करोगे। ठीक है,
ये परसेंटेज में कुछ एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच, ओनर के बीच और जो जिसने एसेट ले रखी है उनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर मेरी बिक्री होगी, सेलिंग होगी इतनी, तो मैं आपको इतना कुछ सर्टन अमाउंट आपको पे करूँगा। ठीक है, ये इनमें एग्रीमेंट होता है। तो आई होप आपको रॉयल्टी भी समझ में आ गई हो कि रॉयल्टी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान खाते से आप क्या समझते हैं। Receipt and payment accounts are created using a simple form of accounting that summarize all money received and paid via the bank and in cash by the credit during the financial year along with the statement और balances। प्राप्तियां और भुगतान खाते लेखांकन के एक सरल रूप का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यानी कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो अकाउंटिंग मेथड पे ही बनाया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग मेथड के सबसे सिंपल मेथड का यूज़ करके बनाया जाता है, जो बैंक के माध्यम से और उसके वित्तीय वर्ष के दौरान दान द्वारा नकद में प्राप्त और भुगतान में किए गए धन का सारांश होता है। यानी कि एक समरी होता है जो बैंक के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन की गई होती है वार्षिक रूप में, चैरिटी से उसको दान मिला होता है या फिर वो जो पेमेंट करता है उसका एक समरी होता है। ठीक है, एक और इस परिभाषा है इसका, एक और इस डेफिनेशन है इसकी यहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटिंग इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। It is prepared on the basis of cash and bank transaction recorded in the cash book। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश होता है, यानी कि कैश बुक का ये समरी होता है। यह कैश बुक में दर्ज नकदी और बैंक लेन देन के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बैंक में ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं, लेन देन जो होते हैं, उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द यूज ऑफ टैली। टैली का क्या उपयोग होता है। तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ सॉल्यूशन अराउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्काउंटिंग, स्टॉक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी एक्सेट्रा। टैली अकाउंटिंग जो होता है वो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्काउंटिंग, स्टॉक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, इन सब के समाधान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सब का वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको पता है कि टैली में क्या होता है कि आप डिफरेंट लेज़र करते हैं, लेज़र अकाउंट बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, कंपनी क्रिएट करते हैं, तो इन सारे ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टैली अकाउंटिंग क्या होता है। टैली अकाउंटिंग ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्काउंटिंग, स्टॉक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी आदि चीज़ों का समाधान के लिए इसका यूज़ होता है, इसका समाधान वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द अमलगमेशन ऑफ फर्म। फर्मों का समामेलन से आप क्या समझते हैं या फर्मों का समामेलन क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं कि अमलगमेशन क्या होता है। तो अमलगमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियां एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं और एक नई कंपनी क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, अमलगमेशन और मर्जर हमेशा अलग होता है। अमलगमेशन अलग होता है और मर्जर अलग होता है, दोनों के प्रोसेस अलग होते हैं। मोस्टली लोग इसको सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होता है। अमलगमेशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपनियां एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं और एक नई कंपनी क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, और पुरानी जो कंपनियां होती हैं उनका पुराना एग्जिस्टेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे नई कंपनी का एग्जिस्टेंस हो जाता है। और मर्जर में क्या होता है कि मर्जर में दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं लेकिन उनका पुराना एग्जिस्टेंस भी बना रहता है। ठीक है, वो नई कंपनी क्रिएट नहीं करती हैं। ओके, आइए इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ एन अमलगमेशन। An amalgamation is a combination of two or more companies into a new entity. Amalgamation is distinct from the merger because neither company involves service or a legal entity. ठीक है, instead a completely new entity is formed to house the combined asset and liabilities of both companies. सम्मेलन क्या है। तो सम्मेलन दो या दो से अधिक कंपनियों की एक नई इकाई में संयोजन है। सम्मेलन में समामेलन जो है वो विलय से अलग है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मर्जर है वो अमलगमेशन से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शामिल कोई भी कंपनी कानूनी इकाई के रूप में जीवित नहीं रहती है। ठीक है, इनका अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, इनका एक नई कंपनी के रूप में नया एग्जिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको
ये समझ में आ गया हो कि अमलगमेशन क्या होता है। और इसमें क्या होता है कि जब कंपनियां एक दूसरे से मिल जाती हैं और नई कंपनी क्रिएट कर देती हैं, तो उन सारे की जो लाइबिलिटीज़ होती है, उनके जो एसेट होते हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ढेर सारी कंपनियां एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी और नई कंपनी बन जाएंगी, तो उनके सारे लाइबिलिटीज़ और एसेट भी कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मर्जर और अमलगमेशन में। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि अमलगमेशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन लेजर। लेजर क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजर? और लेजर की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? A ledger is an accounting refers to a book that contains different account where record a transaction pretending to a specific account is stored. It is also known as the book of final entry or principal book of account. It is book where all transaction either debited or credited or stored. जो लेजर होता है वो एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि लेजर अकाउंटिंग की एक ऐसी किताब होती है जो ये संदर्भित करती है। इसमें विभिन्न खाते होते हैं जहाँ एक विशिष्ट खाते में संबंधित लेन देन रिकॉर्ड या कलेक्ट किया जाता है। इसे अंतिम प्रविष्टि या सिद्धांत पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। अकाउंटिंग में लेजर एक ऐसी बुक होती है जो ये संदर्भित करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें जो डिफरेंट अकाउंट होते हैं, कई सारे अकाउंट लेजर में बनाए जाते हैं, और इसमें जो सबसे स्पेसिफिक अकाउंट होता है, जो उससे संबंधित लेन देन होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। इसको अंतिम प्रविष्टि खाता या सिद्धांत पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने जो ये क्वेश्चन बनाए हैं और इसके जो आंसर बनाए बहुत शॉर्ट में बनाए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट यही आंसर लिखेंगे, आप इस आंसर को देख के समझ लेंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम में बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो इतने छोटे आंसर नहीं लिखने होते हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और अपने अकॉर्डिंग इसके और सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद इसके पॉइंट के रूप में लॉन्ग आंसर बना के आप लिखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि ये हेल्प प्रोवाइड करेगा, आपको हेल्प के लिए है कि शॉर्ट में मैंने बनाया है, इसका आंसर आपको लॉन्ग में ही लिखना है। ठीक है, ओके, ये और भी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूँगी। इसका आंसर मैं अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।